हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के इस क्लासेज में। तो आज हम लोग मैट्रिक मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज हम लोग इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व करेंगे और ट्रिक से समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका देखिए क्या दे दिया है। क्वेश्चन दे दिया कि 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है ना। तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि हम लोग को क्या कर दिया है, यानी कि व्यास हम लोग को दे दिया कितना 42 सेंटीमीटर। तो यानी कि देखिए हम लोग को एक वृत्त हो गया। वृत्त में देखिए व्यास ए वाला होता है जो सेंटर से जाता है ना, यानी कि केंद्र से जो जाता है वो व्यास होता है, यानी कि वो दिया है कितना 42 सेंटीमीटर दे दिया है, व्यास हम लोग को दे दिया है। ठीक है। अब इसमें कहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला जानिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई डी स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है ना। यानी कि डी फोर व्यास। ठीक है। डी फोर क्या होता है, व्यास। जहां आर को क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, जहां त्रिज्या है। ठीक है ना। यानी कि 1/4 पाई डी स्क्वायर भी याद रखिएगा और पाई आर स्क्वायर भी याद रखिएगा। यानी डी जब दिया, यानी व्यास जब दे देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब त्रिज्या दे देगा तो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या दिया, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, यानी कि 42 सेंटीमीटर दे दिया है व्यास। ठीक है। तो यानी कि हम लोग फॉर्मूला रख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना 22/7 हो जाता है, और डी का मान कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 के स्क्वायर कर लीजिए। 42 के स्क्वायर मतलब 42, 2 को लिख लीजिएगा। 7 से कटिए 6 बार में, और यहाँ देखिए 2 से 2 बार में कटिए, 2 से कटिए इसको 11 बार में, 2 से कटिए इसको 3 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 42 से पहले 3 से गुणा कर लीजिए, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक है हमारे पास है। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है ना, यानी कि 6 लिखिए और 6 में 2 जोड़ दीजिए। 6 से 2 कितना हुआ 8 हुआ है, फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कितना 3 हुआ है, लास्ट में 1 है तो 1 लिख लीजिए। ये हो गया 3 1386। ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यानी सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। जो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर, करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 4:3। ठीक है ना। यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा 4:3। ठीक है। तो इसको क्षेत्रफलों का अनुपात कह देगा। तो याद रखिएगा, दो वृत्त रहेगा। ठीक है। अगर उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या r1 है। ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या r2 है। ठीक है। इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। तो r1 अनुपात r2 हम लोग को दे दिया है कितना 4:3। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को a1 से इंडिकेट करते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a1, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a2। a1/a2 हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है ना। ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि a1/a2 का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर r1 स्क्वायर होगा, इसका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 के कर सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है ना। r1/r2 हम लोग को कितना मालूम है, 4/3 मालूम है। ठीक है। 4/3 के कर लेंगे स्क्वायर तो 4 के 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 16:9 हो जाएगा, यानी 16:9 इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन देखिए कितने में है, 16:9 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का अगर हम लोगों को ट्रिक से बनाना हो, यानी कि क्वेश्चन दे देगा r1 अनुपात r2, दो त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए 2:3 दे दिया। ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेगा, a1 अनुपात a2 पूछ लेता है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्क्वायर यहाँ कर दीजिए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ 4:3 दिया हुआ था, यानी कि r1 अनुपात r2 देखिए यहाँ पर कितना दे दिया था, 4:3 दे दिया था। ठीक है। और इसको क्षेत्रफल में अनुपात पूछ देता है, क्षेत्रफल में अनुपात पूछ देगा तो कुछ नहीं करना, इसका बस स्क्वायर कर लीजिए। तो 4 के स्क्वायर कर लीजिए, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 16:9 इसका आंसर आ जाएगा। ओके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग 100 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे दिया, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास निकालिए। तो देखिए एक वृत्त है, वृत्त की देखिए यहाँ पर क्या कह दिया है कि क्षेत्रफल, वृत्त की क्या कह दिया है, क्षेत्रफल और परिधि, क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो व्यास निकालना है, क्या निकालना है इसमें हम लोग को, व्यास निकालना है। ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर तो बचेगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, यानी आर के मान कितना 2। आर मिस क्या होता है त्रिज्या, आर के मतलब क्या होता है त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या। और अगर पूरा ले लेते हैं तो पूरा क्या हो जाता है व्यास हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी कि व्यास हम लोग को निकल जाएगा, देखिए व्यास कितना हो जाएगा 2r होता है, व्यास दुगना होता है, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 4 सेंटीमीटर नहीं लगाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 ही रखेंगे, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर नहीं लगेगा, क्योंकि ये संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। ओके।
तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है क्योंकि ऑप्शन सी में ही 4 है। ओके, तो चलिए इक्वेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 क्या कह रहा है ना कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, सेक में 60 डिग्री दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए इसका कुछ नहीं करना, इसका मान रख दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 30 का मान 1/2 होता है और सेक 60 का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर सेक 60 के मान लिखना है हम लोग को। तो सेक 60 के मान कैसे याद करते हैं, तो cos 60 के खाली मान याद कर लीजिए। cos 60 के मान होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 के जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो सेक 60 के मान हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन 4 का देखिए ऑप्शन कितना दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हम लोग देखते हैं कि चाप की लंबाई के निकालना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में हो जाता है 2 पाई आर, इंटू में क्या हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। कैसे, देखिए 2 से तो 2 ई कट जाए, 2 से ई कट जाएगा 180 टाइम्स में, इसलिए पाई आर थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे में 180, यानी ये भी याद कर सकते हैं पाई आर थीटा बाई 180, ठीक है ना। जैसे ये हो गया हम लोग का चाप की लंबाई। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 6 क्या दे दिया है कि बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन 6 में क्या दिया है कि बिंदु जो है ना -2 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश का हम लोग का नाम यहाँ लिखना है, चतुर्थांश का नाम क्या होता है, यानी कि चतुर्थांश यहाँ पर हम लोग ये लिखना है कि प्रथम होगा कि द्वितीय होगा कि तृतीय कि चतुर्थ होगा। तो देखिए हम लोग सभी चतुर्थांश का निर्देशांक निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, यानी कि साइन यहाँ पर देखिए ये होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, इधर तो पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, क्योंकि ए वाला होता है एक्स अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष, और ए वाला होता है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में ऊपर जाइएगा तो प्लस मिलेगा, प्लस में संख्या रहता है ना, और नीचे में देखिएगा माइनस में संख्या रहता है, इस पर -1 -2 -3 रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे, और अगर ई होता है फर्स्ट, ई होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट में देखिए पहले याद देखिएगा एक्स वाई के रूप में होता है, कोई भी निर्देशांक किसके रूप में होता है, एक्स वाई के रूप में होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू देखिए प्लस लीजिएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और वाई का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर मान जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि दोनों प्लस प्लस होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में याद रखिएगा निर्देशांक का मान क्या होता है, वैल्यू होता है प्लस प्लस में, और इसमें देखिएगा तो पहले माइनस ना आ रहा है, देखिए तो पहले एक्स लेते हैं, पहले क्या लेते हैं एक्स तब ना वाई, तो एक्स का देखिए माइनस और तब ना वाई वाला प्लस, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें देखिए तो थर्ड वाला का इसका निर्देशांक क्या आएगा, तो माइनस, दोनों तो माइनस ही है, यानी कि माइनस माइनस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला लेना, पहले एक्स वाला लेंगे ना, पहले एक्स, तो एक्स कहाँ से आएगा, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष ए वाला हो गया, वाई अक्ष ए वाला है, तो एक्स अक्ष से लीजिए, यानी कि प्लस हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या है कि -2 5 किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश देखिए माइनस प्लस, देखिए यानी कि माइनस यहाँ पर है प्लस, ठीक है, कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है, माइनस प्लस होगा किसके चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। तो इसका आ जाएगा इसका आंसर द्वितीय, ठीक है। और द्वितीय देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 7 चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हम लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन 7 दे दिया है कि y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी निकालिए। y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, 3 4 की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, तो बिंदु 3 4 की दूरी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, y अक्ष से जो दूरी होता है वो सिर्फ x वाला पार्ट ले लीजिए, y अक्ष से कहेगा तो सिर्फ x वाला ले लीजिएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। y अक्ष से जब भी कहता है, यानी कि इसका ट्रिक भी याद रखिएगा, कि y अक्ष से जब भी कहेगा कि y अक्ष से कोई बिंदु मान लीजिए, बिंदु यहाँ पर कुछ ले लीजिए, इसे मान लीजिए बिंदु P ले लिए, XY ले लिए, ओके, की दूरी निकालिए मान लीजिए, ठीक है ना। y अक्ष से कहेगा तो सिर्फ लेना है हम लोग क्या, x वाला पार्ट, यानी कि x वाला ले लेंगे हम लोग, x यानी कि x कह सकते हैं यहाँ पर भुज कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर यही कह देता है x अक्ष से बिंदु P XY की दूरी, x अक्ष से बिंदु P XY की दूरी कहता, तो उस टाइम हम लोग x अक्ष यहाँ रहेगा, इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो यानी कि y हो जाएगा, यानी कि y वाला ले लेंगे, y को हम लोग कोटि बोलते हैं, ओके, तो y वाला क्या हो जाएगा कोटि। ये हो गया हम लोग का ट्रिक, तो ये वाला नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि y से बिंदु 3 4 की दूरी कहेगा तो 3 हो जाएगा, अगर एक सच से कहता तो हम लोग y वाला पार्ट लेते, यानी कि 4 आंसर होता उस कंडीशन में। ओके, चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 हम लोग का क्या दे दिया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन 8 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से कहेगा, यानी कि मूल बिंदु से कहता है, तो देखिए तीसरा ट्रिक हम दे रहे हैं यहाँ पर कि मूल बिंदु से अगर कोई दूरी कह दे, मूल बिंदु से बिंदु, ठीक है ना, बिंदु P XY की दूरी अगर कह दे, एक और ट्रिक याद कर लीजिएगा यहाँ पर। देखिए तीसरा ट्रिक क्या है, मूल बिंदु से बिंदु P XY की दूरी,
पी एक्स वाई की दूरी कहेगा उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बस दोनों का रूट कर लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 में हम लोग को इसी तरह से दे दिया है कि मूल बिंदु से कह रहा है कि -4 -6 की दूरी, -4 -6 की दूरी कहेगा तो रूट अंडर का क्या कर लेंगे हम, -4 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस से माइनस में 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी 36, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 4 12 के 2 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, रूट में कितना 52 हो जाएगा। तब 52 को देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 गुने 4 लिख सकते हैं, और 4 का देखिए निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा 2, लेकिन रूट में 13 ही रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, ठीक है ना। और यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√13, यानी कि ऑप्शन देखिए बी में हम लोग का आंसर मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, तो क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि बिंदु 4 5, बिंदु दे दिया एक 4 5, ठीक है, और बिंदु एक और दे दिया माइनस में 3 2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यानी कि दूरी सूत्र याद करिए, फॉर्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं याद करना, याद कीजिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि रूट अंडर, यही ना होता है इसका, ठीक है। तो x2 देखिए यहाँ पर कौन होगा, कुछ नहीं करना है, इसको x2 x1 ऐसे याद भी नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ करना नहीं। देखिए पहला में से पहला घटाइएगा, हमेशा प्रथम में से प्रथम घटाइए और सेकंड में से सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए, यानी प्रथम क्या है बोलिए, यानी कि इसका देखिए माइनस में 3 घटा दीजिए, कितना माइनस में 4 के स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ 2 घटाओ कितना 5 होगा, 5 का कर लीजिए, रूट में लगा दीजिए इसको, ठीक है ना। और -3 -4 जोड़ दीजिएगा कितना होगा -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर कर लेना है, और यहाँ देखिए माइनस में 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेना है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दिए 9 9 18 और ये रूट में 58 इसका आंसर आ जाएगा। तो रूट 58 कौन सा है, ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 देखिए दे दिया है कि माइनस में 3 4 एक संख्या दे दिया है और 7 8, ठीक है ना, 7 8। और मैं बता दूं कि ये जो सेट है ना, सेट यहाँ पर सेट जो है बी है, सेट क्या है बी है। ओके, तो सेट बी आप लोग मिला सकते हैं, सेम टू सेम मैच करेगा। क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन 10 में क्या है, मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि इसको मान लीजिए ए, इसको भी मान लीजिए, अब मान लीजिए इसको पी, तो बीचे बीच है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं याद कीजिए, अगर ई x1 रहता, ई y1 रहता, ई x2 ई y2, ठीक है ना, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद कीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक के फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक के फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक है। उसके बाद होता है y1 + y2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, तो x1 देखिए कौन हो गया माइनस में 3, ठीक है ना, अब प्लस में x2 कितना हो गया 7, अब y में 2 कर लीजिए, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 8 +/2 कर लीजिए, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा 7 से 3 कटा 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 3 हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आंसर कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा 6 टाइम्स में, यानी 6, यानी 2 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 6 देखिए ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग ये वाला ट्रिक जो है ना, ये जो बताए हैं ये सब ट्रिक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा और ये नोट भी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तब तक हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 11 क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हम लोग के यहाँ पर, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में दे दिया है साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है -1, ऑप्शन डी में दिया है 2, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 क्या है, इसका आंसर आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस यानी कि फॉर्मूला याद करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार कह दे कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा तो होता था साइन थीटा, ठीक ना, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, अगर कॉट में कह दे कि कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा तो उस कंडीशन में हो जाएगा tan थीटा, ठीक ना। अगर हम कह दे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाता है इसका आंसर सेक थीटा, ठीक ना। अगर हम कह दे कि सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा कह दे तो उस कंडीशन में हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग याद करने का देखिए इसका ट्रिक कैसे है, साइन का पूरा कोण, साइन का पूरा याद रखिए कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का कॉस, और tan का याद रखिए कॉट, और कॉसेक के याद कीजिए सेक, कॉसेक के याद कीजिए सेक या सेक के कॉसेक, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कभी अगर मान लीजिए एक तरफ 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो एक तरफ खाली थीटा होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन यानी कि जिनका सम, अगर जिनका योगफल जोड़ने पर देखिए तो 90 डिग्री आ रहा है क्या,
देखिए आ जाएगा 3 7 10 5 3 8 1 9 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग सिर्फ एगो के चेंज करिए, सिर्फ एगो के चेंज करिए। यानी कि देखिए तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन हम फिर से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 37 है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए इस पर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला इधर चलेगा इस सेकंड वाला लेके, तो cos 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर cos लिख लीजिए 90 माइनस थीटा, थीटा देखिए यहाँ जो है ना वही तो थीटा है, यानी 37 है, ठीक ना। ये स्क्वायर के स्क्वायर रख दिए, यहाँ जो रहेगा मान, यहाँ अगर 3 रहेगा तो 3 रखेंगे, यानी क्यूब रहेगा तो क्यूब रखेंगे, 4 रहेगा तो 4 रखेंगे, जो रहेगा वही रखेंगे। अब प्लस में यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करने वाला है, यानी कि सिर्फ एक ही ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये जो 6 जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करने वाले थे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, घटा दीजिए, घटाने पर देखिएगा 53 आ जाएगा। आप प्लस में देखिए तो साइन स्क्वायर कितना हो गया, 53 हो गया। तो देखिए इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 53 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। कोई भी देखिए थीटा देखिए दोनों जगह सेम सेम है कि नहीं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है। और हम बताए भी थे, बहुत सारा क्लास पीछे में हो चुका है, ठीक है ना। इतना तो सोल्व करना नहीं था, लेकिन जो न्यू बैच में अगर ये वीडियो जो देखेंगे तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा वीडियो को। ओके, तो चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में दे दिया है cos स्क्वायर 42 डिग्री। ओके, तो देखिए कुछ नहीं करना, इन दोनों का सम कितना है, देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, 48 और 42 को जोड़ के देख लीजिए, 48 और 42 को जोड़ के देखिए 90 आएगा, 8 2 10 8 4 8 1 9, 90 आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, और साइन का पूरक होना चाहिए cos, साइन का पूरक क्या है cos, साइन का पूरक, यानी कि अगर यहाँ रहता tan तो यहाँ रहता कौची cot रहना चाहिए था, अगर cosec रहेगा तो यहाँ sec रहेगा, और उसका जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका मान देखिए ना, घटाव में रहेगा ना तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, घटाव में रहेगा तो 0। अगर यही चीज अगर बट्टा में रहे, मान के चलिए साइन साइन मान लीजिए 48, ठीक है, और बट्टा में मान लीजिए cos में यहाँ पर अगर 42 रहता, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाता है 1 आता है, उस कंडीशन क्या आता है आंसर 1 आता है, और घटाव में इसका रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो इसका आंसर 0, यानी कि 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है। चलिए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है यहाँ पर हम लोग को, तो क्वेश्चन देखिए 13, क्वेश्चन 13 यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि यदि tan थीटा अगर बराबर दे दिया है कितना, tan थीटा का मान दे दिया है √3, ठीक है ना। तो निकालना है हम लोग को सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान कह दे रहा है निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए tan थीटा का मान हमको दे दिया है √3, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला भी होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट में होता है कुछ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखिए यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था तो स्क्वायर से चला गया रूट में। ओके ना, तब देखिए 1 प्लस tan थीटा का मान कितना, यानी कि √3, तो √3 के कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 1 प्लस √3 का कितना 3 होगा, यानी कि रूट में हो जाएगा 4, तो 4 के कितना आ जाएगा 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा अगर हम इसको चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल टू अगर √3 दे दिया तो इसके नीचे 1 कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा फॉर्मूला p/b होता है। तो p के वैल्यू कितना हो गया √3 और b के वैल्यू कितना हो गया 1, तो h के वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। h के वैल्यू देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो p² प्लस b स्क्वायर, यानी कि √3 के स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा ना, 1 के स्क्वायर करिए तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो h का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, याद कीजिए h/b होता है, h/b। तो h के मान कितना हो गया, h का मान देखिए यहाँ 2 हो गया, तो 2, और b का मान कितना हो गया 1, तो 2/1 यानी कि 2 आंसर, ठीक है ना। तो देखिए ये तो थोड़ा लॉन्ग गया ना, ये तो शॉर्ट हो गया, यानी इसलिए फॉर्मूला तो याद करना होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिएगा। ओके, अगर हम कहें इसी में कि cosec थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, तो cosec थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। cosec थीटा की बस ऐसा ही लिखना है, लेकिन cot के यहाँ पर tan की जगह लिख देंगे cot सिर्फ, तो याद रखिएगा सेक रहेगा तो tan, सेक का रिलेशन होता ही है tan से, और cosec रिलेशन किससे होता है cot से होता है, cosec रिलेशन cot से होता है। ओके, तो इन सभी जो ट्रिक जो बताए, फॉर्मूला जो बताए, इन लोग को नोट कर लीजिएगा, और वो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या दिया है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान दिया है 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए इन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा ना। तो देखिए इसको ट्रिक से ही सोल्व कर देते हैं डायरेक्ट, याद कीजिए 5/2 है तो 5/2 का कर लीजिएगा स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग वीडियो पर डाल चुके हैं, ठीक है ना, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 5/2 तो 5/2 कर लीजिए, -2 कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है यहाँ से। तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 25 माइनस कितना हो जाएगा
तो यानी कि 25 में 60 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 17/4 उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 17/4 देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 17/4 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 17/4 इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में दे दिया कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। ओके, तो इन दोनों के देखिए जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों के जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है, 7 3 10 5 3 8 90 90 तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कौशिक में है 57, कौशिक का तो कॉट होना चाहिए था। ठीक है, तो कौशिक का कॉट नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे तो सिर्फ ए को फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो कौशिक स्क्वायर याद कीजिए 57 डिग्री है, जे को तो छोड़ दीजिए और ये कॉट पे चल जाएगा ना, यानी कॉट 90 डिग्री से घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 57 डिग्री। तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, याद कीजिए दोनों सेम थीटा रहता है ना, सेम थीटा अगर रहेगा दोनों तो फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 में देखिए cos 20 डिग्री गुने sin 70 प्लस sin 20 डिग्री इंटू cos 70। ठीक है ना, तो ये दे दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन ए 1 2 0 -1 दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए cos 20 डिग्री और sin 70 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, एक को फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए cos 20 डिग्री को छोड़ दिए और यहाँ पर sin 70 को हम लोग चेंज करते हैं। sin का फॉर्मूला क्या होता है cos, तो cos 90 में से 70 घटा दिया यानी 90 माइनस में क्या हो जाएगा थीटा। ओके, और यहाँ पर देखिए तो sin जे को लिखते हैं और इस पर cos को चेंज करेंगे, यानी कि एक बार हम लोग sin को चेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, और एक बार किसको चेंज करेंगे, cos को चेंज करेंगे। तो ओके देखिए, तो cos के क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए cos 20 जे को हो गया और यहाँ पे देखिए तो cos 20 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा sin 20 इंटू में देखिए तो ये भी sin 20 है, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर 20 डिग्री। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। दोनों देखिए सेम थीटा है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 देखिए क्या दिया है कि sin 38 माइनस cos 52, sin 38 डिग्री माइनस में cos 52। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये साइन का पूरक है कि नहीं है cos है, और इन दोनों को देखिए जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, यानी कि देख लीजिए 8 2 10 3 5 8 8 1 9 90 आ रहा है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना, sin 38 में जो मान होगा वही तो cos 52 का मान होगा, यानी दोनों मान सेम है, इसीलिए दोनों क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम तुमसे आपसे कहें कि 4 घटाओ 4 कितना, यानी 0। ठीक है ना, उसी कंडीशन दोनों सेम सेम रहेगा तो घटेगा तो क्या होगा, घटाव में 0 होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, तो साइन में अगर मान लीजिए साइन में थीटा मान लीजिए यहाँ कुछ भी हो, और यहाँ पर कॉस में याद रखिएगा थीटा, यहाँ पर भी मान लीजिए कोई फाई है। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर मान लीजिए थीटा प्लस में अगर फाई, थीटा प्लस फाई अगर जोड़ने पर मान लीजिए 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका मान जो होगा ना, इसकी इन दोनों इक्वल होता है, इन दोनों क्या होता है इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है और बराबर में से बराबर घटेगा। ठीक है, तो 0 आएगा। अगर यही चीज अगर बट्टा में मान लीजिए रहता तो 1, क्योंकि हम इसको पहले भी बता चुके हैं sin 38 बट्टा में cos 52। ठीक है, दोनों सेम सेम एक तरह से है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि बस देखिएगा यहाँ पर कि इन दोनों पूरा कौन है कि नहीं, और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि यदि 3 सिक्कों के साथ चला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, 3 सिक्के का मतलब है कि 3 सिक्के हैं, यानी कि देखिए एक सिक्के में हेड एंड टेल होता है, तो देखिए 3 सिक्के एक साथ फेंकेंगे तो क्या आएगा, हेड 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 आएगा। ठीक है ना, यानी कि फिर हेड आएगा, हेड टेल हो जाएगा, फिर हो जाएगा हेड टेल टेल, फिर हो जाएगा हेड टेल हेड। ठीक ना, यानी कि ये 4 आप याद कर लेते हैं। ठीक है ना, ये 4 याद कर लेते हैं, बाकी 4 याद हो जाएगा। कैसे कहें कि एच की जगह जहाँ एच है ना, आगे में जो एच है उसकी जगह पर टी लगा दीजिए, यानी THH। फिर देखिए यहाँ टी लगाइए HT, फिर यहाँ लगाइए T हो जाएगा, फिर यहाँ टी लगाइए आगे में तो टी, उसके बाद TH है, तो ये देखिए ये 8 हो जाएगा। यानी कुल सौ पर कितना होता है, 3 पासे को अगर फेंकते हैं हम लोग तो याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग 3 सिक्के के साथ फेंकेंगे, 3 सिक्के के साथ फेंकेंगे तो देखिए 8 आता है, यानी कि कुल सम परिणाम की संख्या कितना आता है 8 आता है। और तीनों पर एक ही आ जाए, तीनों पर एक ही आ जाए, तो तीनों पर एक ही देखिए क्या हुआ है 1 और यहाँ 1 है, तो यानी 2 है, तो 2 हो जाएगा ऊपर है टोटल, यानी कुल कितना होगा 8, तो कुल 8 नीचे लिख लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 1/4 देखिए तो ऑप्शन बी में है इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या कर रहा है ना कि PE के मान दे दिया है 0.05। ओके, तो यहाँ पर पूछ लेता है PE नोट, यानी कि नोट E इसको बोलते हैं, यानी कि E नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो कुछ नहीं करना है, इसको देखिए क्या करना है, P नोट E का फॉर्मूला होता है 1 में से PE घटा दीजिए, 1 में से कितना घटा देना है PE। ठीक है, तो 1 में से घटा दिए 0.05। ठीक है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.00। ठीक है ना, यानी कि 0.05। अब घटाइए 10 में से 5 के 5 होगा, 1 कम हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, यानी 0.95 हो जाएगा। वैसे भी याद कीजिएगा 100, यानी 1 मतलब 100 याद कीजिए, 100 में से 5 घटा दीजिए यानी कि 95, यानी कि 0.95 लगा दीजिए। ओके,
तो चलिए हम लोग को ऑप्शन देखिए किसमें इसका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन बी में इसका आंसर 0.95 इसका आया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए क्या कह रहा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में दे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर दे दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में दे दिया है कि टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन सी में दे दिया है -1, और ऑप्शन डी में दे दिया है 1। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनेगा। एक बात याद रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 1 माइनस में अगर साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है ना। अगर इसी को कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसको आगे पीछे करेगा तो देखिए यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ता है, आगे पीछे करिएगा तो माइनस लगाना पड़ता है। ओके, तो इसलिए देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाई में देखिए पहले से ही cos स्क्वायर थीटा है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि -1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन के दो अंकों के आयतनों का अनुपात दे दिया है, यानी कि आयतनों का अनुपात हम लोग को दे दिया है। तो देखिए दोनों का आयतनों का अनुपात लिख लेते हैं। आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखे V1/V2। V1/V2 कितना दे दिया है, देखिए 4/5। ठीक है ना, उसके बाद दे दिया त्रिज्याओं का अनुपात भी दे दिया है, यानी कि R1/R2, R1/R2 फिर 2/3, यानी कि इसको हम बोलते हैं इसका आयतन V1, इसका आयतन V2, इसका देखिए त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या कितना R2। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात कह रहा है, यानी कि H1 अनुपात H2, H1/H2 हम लोग को निकालना है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आयतन सूत्र है V1/V2 का फॉर्मूला देखिए हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 4/5 है, को तो लिख लीजिए पहले, और इसका फॉर्मूला अब हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये देखिए V1 है, 1 है, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1। ठीक है ना, इसका हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। ओके, यहाँ 4/5 हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, R1/R2, यानी कि R1/R2 के स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, फिर हो जाएगा H1/H2, H1/H2 यहाँ कितना हो गया 4/5। R1/R2 को देखिए मान कितना दिया हुआ है 2/3, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2/3 के स्क्वायर, 2/3 के स्क्वायर इंटू H1/H2 लिख लेंगे। ओके, और यहाँ हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो H1/H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, और ये चलेगा 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि पलट जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 9/5, यानी कि कितना हो जाएगा 9:5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए 9:5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए n बराबर देखिए 5 - 3n, तो सारवंतर निकालना है। ठीक है ना, तो सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सारवंतर का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू होता है A2 - A1 होता है, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है। तो A2 माइनस हम लोग A1 निकालने के लिए सबसे पहले A2 मालूम करना होगा और A1 भी मालूम करना होगा। तो इस कंडीशन में देखिए 2 निकालना है तो 2 रख दीजिए, 1 निकालना है तो 1 कर रख दीजिए। देखिए तो A1 रखते हैं, यानी कि 1, n की जगह 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस में हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी 5 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा A1। फिर अगर 2 रखते हैं A2 निकालते हैं, यहाँ पर n की जगह 2 रखे हैं ना, तो यहाँ भी 2 रखें, तो यहाँ देखिए यहाँ n है वहाँ 2 रखिए, 5 माइनस में 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, यानी 5 - 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का डी निकाला, डी के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था हम लोग, यहाँ पर डी इक्वल टू लिखे थे A2 - A1। ओके, तो देखिए डी इक्वल टू क्या होगा A2 का मान रखिए, तो A2 का मान -1 हो गया, माइनस A1 का मान कितना आया है 2 आया है, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। ओके, अब देखिए -1 और -2 जोड़ देंगे तो कितना -3, यानी कि डी का मान यानी सारवंतर कितना हो जाएगा आंसर -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में -3 ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो 23 में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज के 3 को बिंदु दे दिया है। देखिए त्रिभुज के यानी कि ये हो गया 4 6, ये हो गया 0 4, ओके, ये हो गया 5 5, ओके, और बीच में याद कीजिए केंद्रक होता है, केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों के हम लोग क्या जोड़ देते हैं, याद कीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। ठीक है, और y1 + y2 + y3/3। ओके, तो देखिए हम लोग रख देंगे मान इसका कितना हो जाएगा, देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब प्लस में a हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब y में 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 6 4 और 5 इन दोनों को सभी को जोड़ लीजिए, 6 4 5 यानी y वाला को जोड़ लीजिए। अब y में रख दीजिए 3। ओके, तो 5 4 9, 9 को भाग कर लीजिएगा कितना से 3 से। ओके, 6 4 10, 10 5 15, 15 भागा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
यानी कि हो जाएगा 3 से 3 3 जा 9 है 3 5 यानी 3 5 इसका आंसर आ जाएगा। 3 5 देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन इसका डी में है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में दे दिया कि बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल दे दिया 264 मीटर स्क्वायर और आयतन दे दिया 924 मीटर स्क्वायर। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए आयतन में भाग कर दीजिए वक्रपृष्ठ से, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला देखिए, तो अगर मान लीजिए हम लोग आयतन में भाग करते हैं वक्रपृष्ठ से, आयतन में भाग कर देते हैं वक्रपृष्ठ से, तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल होगा, यानी यहाँ एक आर बचेगा, यानी कट गया, तो r/2 हो जाएगा। r/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, r/2 हो गया, यानी r के मान तो पता नहीं है, r/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आयतन और वक्रपृष्ठ का मान हम लोग लिख लेते हैं। आयतन और वक्रपृष्ठ का मान कितना, देखिए आयतन का मान दे दिया यहाँ पर 924, ठीक है, तो 924 लिख लेंगे और बट्टा में क्या लिख लेंगे वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मान कितना है 264, और यहाँ क्या हो जाएगा इसके बराबर r/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से r हम का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है ना। r के मान हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए r के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो होगा 2 गुना में जाएगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 924 गुने 2 बटा में हो जाएगा 264, ठीक है ना। तो 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो देखिए ये कटेगा 132 से कटेगा कितने बार में 7 बार में, ठीक है ना। 132 7 7 14 13 7 91 91, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि r के मान कितना 7 हो गया। तो व्यास के मान हम लोग को निकाल लेंगे, व्यास हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 14 हो जाएगा इसका 14 मीटर। ओके, अब हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो देखिए ऊंचाई कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से लिख के देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो आयतन का मान हम लोग को दे दिया है कितना 924 लिख दिए, और पाई का मान 22/7 हो गया 22/7। आर के मान हम लोग को पता है 7 के स्क्वायर, और इस जेंक होते हैं, ठीक है। यहाँ एक साथ से एक साथ कटेगा, एक साथ बचेगा, तो 22 गुने 7 22 7 154 हो जाएगा, और गुने में एच हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 924 हो गया, और उसके बाद देखिए एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए गुना में जो रहेगा वो आ जाएगा भागा में, यानी 924 से भाग कर देंगे 154 से। ओके, तो देखिए यहाँ से कटे कितना बार कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 का 24 2 हो जाएगा, 15 से 90 और 2 92, यानी कि 6 बार कट गया, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालना व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है ना, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास देखिए, व्यास के मान कितना आया, व्यास मतलब यहाँ पर देखिए 14 हुआ, तो 14 लिख लिए ऊपर, और ऊंचाई ऊंचाई यानी कि नीचे, यानी देखिए काटिए 2 से 14 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 24 के आंसर कितना होगा, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु देखिए दे दिया है कि एक ए बी है, एक बी सी है, बी और सी है, और एक सी और ए है, ठीक है ना, सी ए है, से बने त्रिभुज का त्रिभुज एक बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है ना। तो बना हुआ क्या है त्रिभुज, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं ए बी, और यहाँ लिख लेंगे बी सी, और यहाँ लिख लेंगे सी ए, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु से हो, मूल बिंदु हो, तो केंद्रक का है मूल बिंदु है, केंद्रक क्या है यहाँ पर इसका केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया, और केंद्रक देखिए मूल बिंदु है ऐसे। मूल बिंदु का मतलब है कि ए वाला देखिए एक्स अक्ष हो गया, ए वाला कितना एक्स अक्ष, और ए जो लाइन है ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बोल रहा है किसके बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा किसके बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा। तो याद कीजिए 9th क्लास में एक फॉर्मूला था, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है, 3abc होता है। याद कीजिएगा ये 9th क्लास का एक फॉर्मूला था, कि उसमें कहा था फॉर्मूला में कहा क्या कहा था, गुणनखंड का चैप्टर में बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है। तो देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो ही जाएगा, कैसे, केंद्रक के याद कीजिए, केंद्रक का निर्देशांक निकालेंगे, केंद्रक का हम लोग निर्देशांक जब निकालते हैं तो याद कीजिए फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी/3, ठीक है ना। उसका और यहाँ पर देखिए तो इसका मान यानी कि 0 हो जाएगा, इसका केंद्र का मान तो 0 दे है ऑलरेडी x का मान, ठीक है ना। तो हम लोग x का निर्देशांक यानी भुज निकाल रहे थे, तो देखिए 3 में 0 से गुना होगा, इधर 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 0 है ही, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान किसके बराबर होता है, यहाँ पर निकलेगा आंसर 3abc होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3abc, जो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन क्या है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 26 में दे दिया है एक त्रिभुज दे दिया है, जिसका मान देखिए यहाँ पर दे दिया है 0 4, यहाँ दे दिया है 0 0, और यहाँ दे दिया है 3 0, ठीक है ना। और इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए देखिए
ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इसका देखिए जबरदस्त ट्रिक हम देने वाले हैं। तो देखिए ट्रिक क्या होता है ना, इसका देखिए ट्रिक याद कीजिएगा कैसे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन से यानी कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए रहेगा 0a 0 और b0, यहाँ पर निर्देशांक रहेगा, त्रिभुज का निर्देशांक किस तरह से रहेगा, तो याद देखिए क्या ट्रिक क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2ab, यानी कि यहाँ देखिए वैसे ही इसको हम लोग बना लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल इसका निकल लेगा 1/2ab। तो यहाँ पर देखिए a का मान 4 हो गया और b का मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है 3 लिख लीजिए, 2 से ही कट गया 2 बार में, यानी 2 तिया 6, यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका 6 हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, जो ऑप्शन बी में इसका दिख रहा है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वैसे अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी है, देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस में हो जाता है y2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अगर बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम एक ट्रिक दिए हैं, ठीक है। और एक और ट्रिक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से रहेगा तब ना, अगर यहाँ पर कोई नंबर अगर अलग अलग रहेगा, मान लीजिए 2 3 4 6 कुछ भी रहेगा, नंबर चेंज रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो उस कंडीशन में भी है। देखिए उसके लिए भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, वो जाकर देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ भी समझ सकते हैं आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स वाला को एक लाइन से लिख लीजिए, एक्स वाला पार्ट कौन कौन है, देखिए एक्स वाला यानी 0 है, ठीक है, फिर 0 है, फिर क्या है 3 है, यानी एक्स वाला देखिए ए वाला एक्स वाला है, एक्स वाला एक्स वाला, ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको एक लाइन लिख लीजिए पहले। फिर वाई वाला पार्ट लिखिए एक लाइन में, यानी कि 4 0 0, यानी कि 4 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ 1/2 लगा दीजिएगा पहले, और यहाँ 1/2 रहने दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि फिर इसमें से इसमें घटाना है, तो 0 से 0 घटाइए कितना हुआ 0 होगा, फिर 0 से 3 घटाइएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, फिर 4 में से घटाइए 0 तो यहाँ लिखिए तो 4 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 0 में 0 यानी कि 0 हो जाएगा, माइनस है चढ़ते बार यानी कि माइनस में 12, फिर यहाँ पर देखिए इतना आ जाएगा मोड में, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 हो जाएगा, 2 से कट गया 6 टाइम्स यानी कि 6, यानी 6 आंसर आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया 2 तरीका, ठीक है, 2 ट्रिक हम दे चुके हैं। ओके, तो चलिए हमने क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन 27 देखिए क्या दे दिया है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात दे दिया 4:9, तो इनको कहेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा कि 4:9 होगा कि 81:16 होगा कि 16:81 होगा। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, भुजा का अनुपात अगर दे देता है ना, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी कहेगा तो बस इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर कर लीजिए अनुपात, फिर 9 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 16:81 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका देखिए भुजा दिया है BC दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है EF दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बस याद रखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में कर लीजिए, दोनों का अनुपात देखिए, ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करिएगा, AB है तो AB के मान लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, और बट्टा में DE है तो DE के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, बराबर। अगर BC रहेगा तो BC के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और बट्टा में EF है तो यहाँ पर EF का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे अगर लास्ट वाला लेते हैं यानी कि AC लेते हैं यहाँ पर, तो उसी तरीके से यहाँ भी DF लेना है, ठीक है ना, यानी कि हम लोग क्या करना है यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर समझने के लिए समझिए कि बस देखिए अगर शुरू वाला फर्स्ट लेते, शुरू वाला अगर लेते हैं 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक शुरू वाला ले लिए, और यहाँ भी नीचे में भी वैसा ही शुरू वाला 2 अंक लीजिएगा। ओके, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया है, BC दिया है तो EF पूछेगा, BC दे दिया है तो EF दे दिया है, तो BC EF देखिए ये वाला होगा, यानी कि इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के मान कितना दिया है बोलिए, 80 दिया है तो 80 लिख लिए, और बट्टा में इसका नहीं पता है, जब नहीं पता है तो इसको 1 से मान लीजिए, ठीक है। और BC का मान देखिए कितना दिया है, BC के मान 4 के स्क्वायर कर लीजिए, और बट्टा में EF का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर कर लीजिए, तो 80/EX हो गया, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो देखिए यहाँ पर x का मान कैसे निकल जाएगा, देखिए x का मान देखिए तो यहाँ पर कितना निकलेगा, तो 16 का कितना गुना है 5 गुना है, 16 25 80, तो 25 का यहाँ भी 5 गुना होगा, तो 25 25 कितना होगा, x का मान कितना आ जाएगा डायरेक्टली 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त का त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन 29 देखिए त्रिज्या दिया, वृत्त का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए। तो याद कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई के मान 22/7 हो गया, और r का मान कितना होगा 14 हो गया, तो 14 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, 7 से काट दीजिए 2 बार में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गुना कर लीजिए, 22 44 हो जाएगा, 44 में गुना कर देना है 14 से, तो 14 चौके 56 है, 14 चौके 56 ऐसे लिख लीजिएगा, और 6 हो गया, 6 5 11 1 हो गया, यानी 616 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सी में इसका आंसर दिख रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में इसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो चलिए क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या देखिए दे दिया हम लोग को यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की परिधि निकालिए। तो परिधि निकालने के लिए याद कीजिए, परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 लिखिए, पाई के मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना हो गया, 14 हो गया, यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी 88 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है यहाँ पर, 0.49 दे दिया रेकरिंग में, 0.49 दे दिया है रेकरिंग में। तो कुछ नहीं करना है, यानी कि जितने जितने पर रेकरिंग रहे उतना ही लिख लीजिए पहले, जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 नीचे लिख लीजिएगा बस, यानी कि 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 49/99, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं। तो 32 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय देखिए ऑप्शन दिया है, √49 दे दिया है, रूट में दे दिया है 36, फिर रूट में दे दिया है 27, फिर रूट में दे देखिए क्या दे दिया है 16, ठीक है। तो देखिए तो ये 49 का देखिए तो निकल जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, और 36 का तो 6 हो जाएगा, और 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बट्टा में नीचे 1 छिपा हुआ है, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो √27 का निकलेगा ही नहीं, यानी कि निकलेगा भी, अगर मान लीजिए निकलेगा भी तो रूट में ही रह जाएगा, यानी 9×3=27 कर सकते हैं इसको। और उसके बाद देखिए 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 3 रूट में रह गया ना। इसके कारण रूट में जब रह जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10x माइनस में 25, इसका कह रहा है कि शून्य निकालिए, शून्य क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए सुन लीजिए, 5/2 माइनस 5/2, 1/2, 5/4, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे शून्य, तो देखिए कुछ नहीं करना है, शून्य के बराबर कर लीजिए, बस निकाल लीजिए। शून्य का मतलब ही होता है शून्य के बराबर और x का मान निकाल लीजिए, यानी कि देखिए -25 तो पलट जाएगा +25, और 10 x बराबर 25 हो गया, x बराबर कितना होगा, 25/10 हो जाएगा। 25/10 हो गया तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से कट गया 5 बार में, यानी क्या आ जाएगा 5/2 इसका करेक्ट आंसर, 5/2, यानी कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 34 में आ जाते हैं हम लोग, 3x² + 8x + 10 का घात बोल रहा है। घात के मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, बस x पर पावर देखिएगा वही आंसर, यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये तो सबसे इजी है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो क्वेश्चन 35 देखिए क्या कर रहा है, ये भी दे दिया x² + 4√x + 4 = 0, ठीक है। क्वेश्चन 34 में देखिए, तो क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण याद रखिएगा पावर 2, यानी x के पावर 2 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होता है, यानी कि पावर हमेशा 2 होना चाहिए, ठीक है ना, 2 रहना जरूरी ही है, याद रखिएगा द्विघात समीकरण के लिए। तो देखिए तो x अगर रूट में रहता है तो ये कभी समीकरण होता ही नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये तो हो सकता है ना, अच्छा ये वाला पावर तो 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तो ये √x है तो ये ऐसे ही नहीं होगा, √x है तो सोल्व करेंगे तो ज्यादा x से स्क्वायर में गुना होगा, और x का से गुना होगा तो x के पावर ये 3 आ जाएगा, इसके कारण एक अभी द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये त्रिघात हो जाएगा, द्विघात तो होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि यही होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसलिए 35 का सी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में। तो PQ P² फिर Q का मौसा कह रहा है, P² Q का मौसा कह रहा है, ठीक है। इसका मौसा निकालना है, मौसा निकालने के याद कीजिए, मौसा में क्या होता है, कम से कम लेना होता है, कम घात लीजिएगा तो मौसा होता है, और ज्यादा घात लीजिएगा तो लौसा निकल जाता है। तो कम घात लीजिएगा, हमेशा क्या लीजिएगा, मौसा में हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक इसका है कि कम घात लेना होगा मौसा के लिए, याद रखिएगा कम घात। तो देखिए तो कम घात के मतलब है, जिससे मान लीजिए अगर हम 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर अगर हम दे दिए 2, ठीक है, यहाँ दे दिए 2 के पावर 2 और 3 के पावर मान दे दिए 4, ठीक है ना। अगर मौसा कह देगा तो मौसा में याद रखिएगा क्या लेना है, कम घात। तो कम घात देखिए तो दोनों में, यानी कि 2 के पावर 2, कम घात कौन 2 है ना, यानी कि 3 तो ज्यादा है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। इसमें देखिए कम घात ये वाला हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4 है, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो उस तरीके से इसका जो मौसा होगा ना वो 36 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या ले लेंगे, कम घात ले लीजिएगा तो मौसा आ जाएगा, यानी कि मौसा निकालना है हम लोग को, तो कम घात यानी p² लीजिएगा, p के पावर 3 ज्यादा है ना तो कम लीजिएगा, और ये q दोनों में सेम है, यानी कि p² में गुना कीजिए q से, तो p² q इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, तो p² q ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 की तरफ। देखिए 37 में क्या दे रहा है क्वेश्चन का, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया ए साइन थीटा, ऑप्शन बी टेन थीटा, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1, ठीक है ना। इसका देखिए आंसर क्या आने वाला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। और कॉस थीटा में से कॉस थीटा घट गया, यानी कि माइनस हो गया, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन आंसर 0 हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसलिए 37 का आंसर क्या आ जाएगा,
तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं। तो देखिए ए बराबर दे दिया 2 क्यूब गुने 3, बी बराबर 2 इंटू 3 और यहाँ दिया सी बराबर दे दिया 3 के पावर n इंटू 5। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी सी का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम याद कीजिए, अभी बताएं एलसीएम लेते हैं सबसे ज्यादा घात लेते हैं, यानी कि मौसम लेते हैं कम घात है, और एलसीएम अगर कह देगा यानी कि लॉसर कह देगा तो ज्यादा घात है, यानी कि अधिकतम घात लीजिएगा उस कंडीशन। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3, ठीक है, बी बराबर दे दिया है कि 2 इंटू 3, ठीक है, और उसके बाद सी दे दिया है कि 3 के पावर n इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है कि ए बी सी का एलसीएम दे दिया है, ए बी सी का एलसीएम ये दे दिया है। तो चलिए हम लोग ए बी सी का एलसीएम फिर से हम लोग निकालते हैं कितना आता है। ठीक है ना, ए बी सी का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसमें निकालना क्या है, एन का मान पूछ रहा है, एन का मान क्या होगा, एन का मान निकालना है इसमें। ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद कीजिए मौसा निकालते हैं तो कम घात लेते हैं, मौसा में क्या लेते हैं, कम घात। अगर हम लौसा की बात करें तो लौसा में अधिकतम घात, लौसा में क्या लेंगे हम लोग, अधिकतम घात लेना हो। अगर हम लोग मौसम निकालते हैं तो मौसम लेते हैं कम घात, लौसा निकालेंगे तो अधिकतम घात। मौसम में क्या निकालेंगे, मौसम में रहेगा तो कम घात और लौसा में रहेगा यानी कि एलसीएम में रहेगा तो अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात ले लीजिएगा बस। तो देखिए तो कॉमन रहे या ना रहे, यानी कि 2 के पावर कितना अधिकतम, 2 में देखिए पावर कितना है 3, तो 3 ले लीजिए, और 5 है तो 5 में भी लीजिएगा। ठीक है ना, 3 है तो 3 में भी, तो 3 के पावर देखिए तो अधिकतम घात कौन है, तो इसका तो एक ही है, एन का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अधिकतम घात मानिए 3 के पावर एन ही होगा इसका। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अधिकतम माने 5 के अधिकतम घात तो 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें 5 एक ही गो है, अगर मान लीजिए यहाँ रहता 5 के पावर 3 रहता तो ये लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तो है नहीं इसलिए इसका 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए एन का मान कितना होगा, तो एन का मान देखिए तो एन का वैल्यू कितना, दोनों मैच किया ना, एन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसलिए 38 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 39 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्या दे दिया यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 और एक 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कर दिया यानी गुना कर दीजिए। तो 3 के स्क्वायर लीजिए यानी कि 3 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा रूट 5 के स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 याद कीजिए क्या होता है, परिमेय संख्या क्या परिमेय, तो 4 होता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट है ही नहीं, रूट रहता तब ना परिमेय संख्या होता। ठीक है, इसलिए 4 हो जाएगा परिमेय संख्या। ए में करेक्ट आंसर दिख रहा है। ओके, तो इसका 39 का ए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 40 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12 के शून्य निकालिए। शून्य हम लोग को निकालना है। तो देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, ध्यान यहाँ दीजिएगा, शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य कुछ नहीं करना है हम लोग को, शून्य यानी कि देखिए योगफल वाले पहले सोच लीजिए, योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल देखिए यहाँ वाला एक्स आगे जो होता है योगफल होता है, और गुणनफल कितना दिया वो भी लिख लीजिए, माइनस में 12 दिया हुआ है। तो यानी कौन दो गुना करने पर माइनस 12 आते हैं, यानी 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, यानी कि माइनस में लाना है। तो देखिए माइनस में लाना है तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस दे दीजिए, क्योंकि देखिए योगफल के पास जो साइन रहता है वो बड़ी संख्या को देते हैं, योगफल के पास जो साइन रहता है उसको देते हैं बड़ी संख्या को देते हैं, यानी प्लस साइन है तो प्लस देंगे किसको देंगे, बड़ी संख्या को, जो बड़ी संख्या यानी कि यहाँ देंगे प्लस, बच के यहाँ माइनस। ठीक है, तो यानी कि 6 प्लस में 6 माइनस में 2, अब बस इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका क्या कर लीजिए हम लोग, साइन चेंज, यानी प्लस है तो माइनस में कर लीजिएगा, अब माइनस में तो क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका शून्य, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, यह हो जाएगा शून्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी -6 प्लस में 2, यानी कि ऑप्शन क्या कौन सा है, तो ऑप्शन सी, इसलिए 40 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 41 में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 41 का अगर समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दे दिया 4:9, यानी कि यहाँ देखिए आयतनों का अनुपात, बेलन है, ऊंचाई देखिए दोनों का सेम है, तो ऊंचाई मान लीजिए एच लेते हैं, दोनों का एच ले लेते हैं। ठीक है, V1 और V2 मतलब आयतनों का अनुपात दे दिया 4:9, तो बोल रहा है यहाँ CSA में यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, क्या होता है 2πRh। ठीक है, और इसका भी नीचे में हो जाएगा 2πRh, बट्टा में कर लीजिए 2πRh। ओके, तो देखिए 2π से 2π कैंसिल नहीं हो गया, h से कैंसिल नहीं हो गया। ठीक है ना, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही होगा। ठीक है, जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही होगा, जो त्रिज्या का अनुपात हो जाए, यानी कि R1/R2 का जो अनुपात होगा वही जो अनुपात होता है क्या होता है, CSA का अनुपात होता है। ठीक है ना, बस खाली ये याद रखिएगा, CSA का अनुपात क्या होता है, त्रिज्या के अनुपात के ही बराबर। तो देखिए त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है, बस इसका रूट कर लीजिए। ठीक है ना, इसका रूट निकालिएगा, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है ना, रूट में 4 लिखिए और बाई में रूट में 9 लिखिए, यानी कि R1/R2 का अनुपात हम लोग को निकालना है, तो रूट में कर लीजिएगा, क्योंकि रूट में इसको करने से ही आयतन का रूट में करिएगा तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा इसका त्रिज्या का अनुपात। ठीक है ना, तो उसी तरीके से वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात भी 2:3 ही इसका आंसर हो जाएगा। 2:3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए 41 का ए।
तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई दोनों सेम है यानी समान है, यानी कि देखिए, यानी कि ये चीज का ऊंचाई भी है, इसका ऊंचाई दोनों बराबर है और इसका आधार भी बराबर, यानी कि व्यास भी दोनों का बराबर है। तो अगर व्यास बराबर होगा तो दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा। तो देखिए इसलिए हम आर आर ही लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या इसमें है, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आयतनों का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका आयतन यानी इसका आयतन को V1 माने, इसका आयतन को V2 माना है। तो देखिए V1/V2 कैसे निकलेगा, तो देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, और इसका आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ओके, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1:3 यानी कि 1:3 हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में है। तो इसलिए हम लोग को 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43 में। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है ना, तो tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3। ठीक है, यानी कि 1 प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा और tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो यानी कि √3 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई -1 कर दीजिए, यानी √3 माइनस में 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई होता यही रह जाएगा, यानी कि √3 प्लस में 1/√3 तो हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गुना होगा तो यही रह जाएगा, यानी कि 1 हटा दीजिए। ठीक है, यानी √3 में 1 से गुना √3 और प्लस में 1/√3, √3 से √3 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 और बट्टा में हो जाएगा √3 प्लस में 1। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है ना, इसलिए 43 का ये। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 में। देखिए बिंदु ए x2 बिंदु बी -3 -4 है, बिंदु सी 7 -5 है। तो यहाँ पर एक आ रहा है कि संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में, तीनों क्या है, एक ही लाइन में। मान लीजिए ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी होगा, तीनों एक ही लाइन में रहेगा। तो इसका क्या हो जाता है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों एक ही लाइन में रहता है, संरेखी होता है, तो उसका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्स लिखेंगे, -3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख ले, हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब देखिए 1/2 यहाँ भी रहता है, तो 1/2 जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि x में से सिर्फ घटा दीजिए -3, यानी x -3 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 -4 हो जाएगा। 2 से यहाँ घटाना, फिर यहाँ से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि -3 -7, फिर -4 को घटा दीजिएगा -5 में। ठीक है, ये ट्रिक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, और +5 और 4 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ बराबर 0 लिख लेंगे, इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो x + 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 में 10 गुना कर लेंगे तो घटा देंगे, 6 में 10 गुना करेंगे तो -60 हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 63, x प्लस कितना हो जाएगा 63 बराबर 0। तो x का मान कितना होगा, -63 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हम लोगों का प्लस में ही होता है। ठीक है, तो इसका देखिए x का मान, तो x बराबर -63 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -63, जो कि ऑप्शन ए में किसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a0 0 0 0 और b 0 b। ठीक है, यानी कि इनको 3 को बिंदु दे दिया है, 3 को शीर्ष दे दिया त्रिभुज का, और उसका बोला क्षेत्रफल निकालिए। तो याद कीजिए a रहता है या एक b रहता है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि याद रखिएगा 1/2 ab होता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। 1/2 ab इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु 4a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान निकालिए। a के मान हम लोग को यहाँ पर निकाल लेना है। तो a का मान देखिए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए a जो बिंदु हुआ ना, तो ये हुआ x का मान, और ये जो बिंदु यहाँ पर a हुआ ना, ये हो गया y का मान। तो x का मान 4 रखिए यहाँ पर, y का मान a रख दीजिए। उसके बाद उसको सोल्व कर लीजिए, यानी 2x - 3y = 5 है ना, तो 2 × x का मान कितना 4 है, रख दीजिए। 3 × y का मान कितना a रख दीजिए, बराबर 5 ले लेंगे। 4 दूनी 8 होगा, -3 a बराबर 5 हो जाएगा। तो -3 a बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 60 घटा दीजिए, यानी कि -3, तो -3 a यहाँ हो गया। तो a = क्या होगा, -3 है, आई गुना में तो आ जाएगा बट्टा में, यानी कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। तो इसलिए 46 का ये। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 देखिए क्या कर रहा है कि उभयनिष्ठ मूल निकालना है, उभयनिष्ठ मूल निकालना है। उभयनिष्ठ मूल क्या हो गया, उभयनिष्ठ मूल का मतलब है कि दोनों का मूल, यानी कि देखिए x² है, यानी कि द्विघात समीकरण है, दोनों द्विघात समीकरण है, तो इसका मूल तो 2 होगा, यानी कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो दोनों का मूल हो सकता है कि दोनों का सेम एक हो जाए। ठीक है, तो वही मूल उभयनिष्ठ मूल बोल रहा है कि इसका निकालिए। तो कुछ नहीं करना, देखिए मूल निकालने के लिए या शून्य निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। कैसे, योगफल, देखिए योगफल पहला वाला में देखिए तो कितना योगफल -2 है। ठीक है, और गुणनफल कितना -3 है, गुणनफल कितना है -3 है। तो सोचिए कौन दो को नंबर लेने पर गुना करने पर हम लोगों का -3 आ जाएगा, यानी कि -3
यानी कि 3 और 1 ले लीजिए, 3 और 1 ले लीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, माइनस 3 आ जाएगा गुणनफल, ठीक है ना। ये तो योगफल हमको माइनस में 2 लाना है, तो माइनस यहाँ रखिए, माइनस प्लस यानी कि माइनस 3 और 1 हो जाएगा। उसी तरीके से योगफल देखिए, इसका योगफल कितना है दिया हुआ, योगफल इसका दिया -8 और इसका देखिए गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 15, ठीक है। तो कौन कौन दो नंबरों का गुना करने पर हो जाता है 15, यानी 3 गुने 5, 3 5 15, ठीक है ना। और माइनस में 8 लाना है, तो यहाँ पर जो साइन रहता है वो बड़े वाला नंबर को देते हैं, यानी कि माइनस यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, माइनस में आए तो कौन दो नंबर गुना करें 15 आता है, याद कीजिए, तो माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा और गुना करेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3 और -5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मूल्य निकालना है, अभी देखिए मूल्य नहीं निकला है, ठीक है ना। अगर हम लोग मूल्य निकालिएगा तो साइन चेंज करना पड़ता है, साइन चेंज की यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। इसका साइन चेंज कीजिए, यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, प्लस से 5 होगा। तो वैल्यूस्ट मूल्य देखिए दोनों में मैच कौन किया, +3 दोनों में आ गया ना, +3 दोनों में आ गया, इसलिए +3 जो होगा ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो +3 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में इसका 47 की बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 3 आंसर। ओके, तो 47 का बी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन 48 में। तो क्वेश्चन 48 में कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, तो PA दिया 5 सेंटीमीटर, PB की लंबाई क्या होगा। तो याद कीजिए दो स्पर्श रेखा खींची जाता है, ठीक है ना, बाहरी बिंदु से ना, यानी कि मान लीजिए P से यहाँ से खींचा गया एक स्पर्श रेखा इधर में और एक स्पर्श रेखा इधर में, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। अगर PA के मान दे दिए 5 सेंटीमीटर, PB के मान पूछता है तो PB के मान भी तो देखिए उतना ही ना हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर लंबाई की होती है, ये याद रखिएगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, पीवी का 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। आ जाता है क्वेश्चन 49 यानी 49 में। कह रहा है कि एपी का दूसरा पद दे दिया है 13, पांचवा पद दे दिया है 25 और कह रहा है कि सारवंत निकालिए। यानी एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद मतलब A2 के मान दे दिया है 13, ठीक है, और पांचवा पद मतलब है कि A5 के मान दे दिया है 25। ओके, तो कह रहा है इसमें डी निकालिए, तो देखिए निकल जाएगा आसानी से। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है, यानी एक में कम कर दीजिएगा, क्योंकि याद कीजिए AN के फॉर्मूला याद होगा कि A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एक कम करते हैं यहाँ पर, यानी A2 रहेगा तो A प्लस डी, अगर A3 रहेगा तो A प्लस 2D, A4 रहेगा तो A प्लस 3D, A5 रहेगा तो A प्लस 4D। ओके, तो A5 रहेगा तो क्या कर लीजिएगा, A प्लस 4D कर लीजिएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, इधर देखिए 13 हो जाएगा, बराबर में 25 हो जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इन दो को घटा दीजिए बस, यानी देखिए ए आई से मैच कर रहा है, यानी साइन चेंज कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 3D और ये देखिए कटना घट के आएगा, माइनस में हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और 3 चौके 12 यानी कि 4 हो जाएगा, डी के मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका सारवंत्र कितना आ गया 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 4 देखिए कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए 49 के। तो आ जाते हैं क्वेश्चन 50 में। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि 13 और 17 का समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य निकालना है, ऑप्शन ए में दिया है 13, ऑप्शन बी में दे दिया 15, ऑप्शन सी में दे दिया 17 और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, 13 और 17 का समांतर माध्य कुछ नहीं करना होता है, 13 और 17 का समांतर माध्य करना है तो दोनों को जोड़ कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए, 13 17 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 कर लीजिए, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा 15, 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, इसलिए 50 के ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो बताए हैं बहुत ही आसानी से बताए हैं, यानी कि ट्रिक से भी बताए हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद करिएगा आप लोग, और अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव का वो करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देखिए, इसमें बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।